आज हम इन्फॉर्मेशन एज में हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। इस दौर में अपने आप को फोकस्ड कैसे रखें, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जवाब मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर डायरेक्ट सेलिंग के कामयाब लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन उन कामयाब लोगों को कामयाब बनाने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है, सौभाग्य से आज जो हमारे मेहमान हैं, आइए हम सब बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें स्नेह देसाई सर का। बहुत बहुत स्वागत है स्नेह सर। थैंक यू सर। और स्नेह सर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छुआ है और लाखों लोगों की ज़िंदगी पे सीधा इम्पैक्ट प्रभाव डाला है। एक ऐसे बिजनेस कोच हैं जो खुद 12 बिजनेसेस को चला रहे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा जिनकी वर्थ है बिज़नेस की, और वो लोगों को बिज़नेस की भी टीचिंग देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की भी टीचिंग देते हैं। और कितनी कितनी टीचिंग उन्होंने दी है, स्नेह सर से हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। स्नेह सर, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो आपके कमिंग सून के वीडियो पे हमें प्राप्त हुए हैं। सौरभ सुमन ने लिखा है, ही इज़ ग्रेट लीडर एंड लाइफ कोच। राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने लिखा है, वाओ सर, ग्रेट लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नईम अजहर लाइव ने लिखा है, सुपर फास्ट ग्रोथ लीडर, अब हम सबको फास्ट ग्रोथ दिलाने आ रहे हैं। मनोज कुमार ने लिखा है, नॉलेज के भंडार, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, मोस्ट वेलकम सर। उसके बाद में आई एम योर अविनाश ने लिखा है, स्नेह देसाई, ए नेम विच रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ लव, पीस, सक्सेस इटसेल्फ। और उसके बाद में पढ़ रहा हूँ सर सग्रम भादु का, मुंबई में इनका प्रोग्राम देखा, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है मेरे जीवन में, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ सर अरुण मौर्य का, आई रीड हिज बुक चेंज योर लाइफ, दिस बुक इज़ इनक्रेडिबल, आई एम ए बिग फैन ऑफ स्नेह सर। तो लोग बहुत खुश हैं सर, बहुत प्यार करते हैं आपसे, थोड़ा सा नमूना दिखाया है उन्होंने। थैंक यू सर। क्या फीलिंग आती है जब इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सर आपकी? सर सबसे पहला फीलिंग तो ये आता है कि ईश्वर को शुक्रगुजार हो कि उन्होंने हमें ये काबिलियत दी कि लोगों तक ये बातों को हम पहुंचा सके, लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। बस सबसे बड़ा यही फीलिंग है। दैट्स ग्रेट सर। जो व्यूअर पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा स्टोरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशन है जी। मुझे लग रहा है आपकी स्टोरी को कोई अच्छे से अगर सीख ले, जान ले, तो उसी में अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है सर। जी सर। वहीं से शुरुआत करते हैं सर। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 4 साल का था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा। 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड, गोल सेटिंग के बारे में पढ़ाना शुरू किया। 7-8 साल की उम्र पे पब्लिक स्पीकिंग, और 9 साल की उम्र पर मैं स्टेज पर पहली बार आया। उन दिनों में लोग मुझे 9 साल अच्छा वाह। उन दिनों में लोग मुझे यंगेस्ट स्पीकर के रूप में जानते थे। और शुरुआत होते होते अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते गया। जैसे एक बच्चा स्कूल में 8 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे संत महात्माओं के पास भेजा, टीचर्स और कोचेस के पास भेजा, आश्रम में भी भेजा और सेमिनार्स में भी भेजा। तो अब मैं 11 साल की उम्र पे योग सीख रहा हूँ, 12-13 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई, NLP सीख रहा हूँ, साथ ही साथ हिप्नोथेरेपी, सेल्स, कम्युनिकेशन। 16 साल की उम्र पे भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो मुझे मज़ा आता था, ये मेरे लिए बस एक पैशन बन गया था। और हुआ कुछ ऐसा कि मेरे जो घर में मुझे बड़ा किया गया वो 10 रूम का घर, पापा का अच्छा बिजनेस, फैक्ट्री सब था। लेकिन जब मैं 15 साल का हुआ तो उनकी फैक्ट्री बंद हुई, पार्टनरशिप में कुछ चैलेंजेस आए। ओके। जहाँ से पैसा आ रहा था वो अटक गया। तो हमें वो लॉसेस को कोप अप करते हुए अपनी कुछ एसेट्स को बेचना पड़ा, और तभी गुजरात में अर्थक्वेक आया था। तो जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ के दाम थे वो गिर गए थे। और उसके बाद जब चीज़ों को बेचा तो सारा बेचने के बाद भी हम माइनस में रहे, और 3 बरस हमें गुजारने पड़े खुद के एक किराए के मकान में, खुद का घर बेच करके। अच्छा। तो इस सिचुएशन में अब 15 से 17 किराए के मकान में हम रह रहे हैं। पैसा नहीं है, कर्जा मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का है। उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई
और स्कूलिंग के बाद कॉलेज जाने का पैसा नहीं है परिवार के पास, मुझे स्पॉन्सर करने का सपोर्ट नहीं है। तब मेरे मन में ख्याल आया कि भाई क्या पैसा कमाने के लिए डिग्री होनी चाहिए या काबिलियत होनी चाहिए। तो जैसे 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग है कि भाई काबिल बनो तो सफलता। अब मेरे पास तब रियलाइज़ हुआ कि काबिलियत थी पब्लिक स्पीकिंग की, कोचिंग की, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा उसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। एंड मैंने जितनी भी किताबें तब तक पढ़ी थी, 17 साल की उम्र तक मैं 200 किताबें पढ़ चुका था, सफलता के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। तो हर एक किताब में एक चीज़ लिखी थी कि भाई गोल सेट करो। लेकिन तब तक मुझे लाइफ में कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और अभी ज़रूरत है क्योंकि किराए का मकान है, पैसा नहीं है, परिस्थिति ख़राब है। तो मैंने 4 दिन अकेले बैठ करके 101 गोल्स का लिस्ट बनाया। अच्छा। और वो जो 101 गोल का मैंने लिस्ट बनाया सर, उसमें बड़े बड़े गोल लिख डाले थे। वो सारे गोल्स ऐसे थे कि वो पढ़ा जब मैंने 101, तो रियलाइज़ हुआ कि इस जन्म में भी नहीं हो सकते, उतने बड़े बड़े गोल है जिस परिस्थिति में मैं अभी हूँ उसमें से। राइट। और 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने मेरी कुंडली देखकर मुझे 16 साल की उम्र पे ये बोल दिया था कि ये बच्चा ज़िंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब इस सिचुएशन में मैंने एक स्ट्रैटेजी को, एक साइंस को फॉलो किया, और जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक वो 101 में से मैं अपनी ज़िंदगी के 99 गोल्स अचीव कर चुका था। क्या बात है, क्या और उस 99 गोल्स में 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से शुरुआत हो रही है। 19 साल की उम्र तक पापा का कर्जा दूर किया, खुद का घर बनाया, पहली मर्सिडीज़ खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज़ खरीदी, 23 साल की उम्र तक BMW, और 6 बिजनेसेस तब तक मैं डेवलप कर चुका था। और 26 साल की उम्र पे एक बहुत बड़ा हमारा सपना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया था, तो मैं इन रिटर्न उनके लिए दूसरा 10 रूम का घर बनाना चाहता था। तो अभी जिस घर में हम रहते हैं, जो मेरे 26 साल की उम्र पे बनाया, वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर, 30 रूम का घर, पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, अभी तो जूम स्टूडियोज़ भी वहीं पर है, और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर बना पाए। तो ये हमारी सर छोटी सी कहानी है। क्या बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर इस छोटी सी कहानी में आपके। थैंक यू। जब आप नए घर में आपने एंटर किया, पेरेंट्स साथ में थे जी, तो क्या फीलिंग थी पेरेंट्स की, कुछ ध्यान है? मेरी मम्मी आज भी कहते हैं कि बेटा इतना तो पता था कि तू कुछ अच्छा करेगा, बट हम इतने बड़े हो जाएंगे या इतने सफल हो जाएंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो फीलिंग के लिए आज भी मेरे मम्मी पापा दोनों ग्रेटफुल हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। एंड जब वो घर में हम एंटर हो रहे थे, तब सीधी सी बात है कि वो इमोशन को शब्दों में रख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, बट वी ऑल आर ग्रेटफुल फॉर दैट। दैट्स ग्रेट। देखिए स्नेह सर ने जिस प्रकार से अपने पेरेंट्स को वो लम्हा दिया, और वो किस प्रकार की फीलिंग उनकी रही होगी, तो हम सब के पास में भी मौका है। एक वो कहावत है ना सर कि गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन गरीब मरना बुरा है। और हम इस प्रकार का करें, और हमारे देश में जिस प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं, जिस प्रकार की संभावनाएं, और स्पेशली जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। क्या करना होगा वो स्नेह सर से हम लोग पूछते हैं। तो मैं कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूं स्नेह सर जी। एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, ये पूछा है राहुल कामले ऑफिशियल ने, 10x बिजनेस के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, इसलिए माइंड को कैसे ट्रेन करें, बिजनेस को 10 गुना अगर करना है क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं मानता हूं कि हमारा बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी ग्रोथ के साथ, यानी कि एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू बिजनेस। लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो खुद डाउन फील करते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो बिजनेस भी डाउन हो जाता है। और जब हम कोई सेमिनार में चले जाते हैं, जब हम कोई अच्छे वीडियो देख लेते हैं, जैसे आपसे इंस्पायर हो गए, तो उस इंस्पिरेशन के बाद हमारे बिजनेस को भी पुश मिल जाता है। तो अगर बिजनेस बढ़ाना है तो पहला काम अपने ऊपर करना है, और इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि माइंडसेट को कैसे बनाया जाए, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक दवाई एक्सपायर हो जाती है तो क्या उसके बाद उसका कोई असर रहता है? नहीं, शायद नहीं। एग्जैक्टली वैसे हम आज जो विचार, मान्यताएं, आदतें और स्किल सेट के साथ यहां पहुंचे, क्या वही हमें 10 गुना आगे लेकर जाएगी? वही विचार, वही मान्यताएं, स्किल सेट या आदतें? शायद नहीं। तो हमें भी
हमारी जो असरकारकता कम हो गई है, हमारे जो पुराने विचार और आदतें हैं, जैसे वो दवाई एक्सपायर हो गई है, वैसे भी हमारे शायद विचार, मान्यताएं और आदतें भी अब एक्सपायर हो गई है। वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर आज हम कोई बड़े फिल्म स्टार की बात करें, किसी का नाम नहीं लेते हैं, मगर जब उन्होंने शुरुआत करी तो मानो कि वो चॉकलेटी हीरो के रूप में आए। लेकिन आज अगर वो 40 या 50 साल के हैं तो वो सेम टाइप का रोल प्ले नहीं कर रहे। मे बी उन्होंने अपने फिजिक को चेंज कर लिया, पर्सनालिटी को चेंज कर लिया, रूप रंग को चेंज कर लिया, और अपने जॉनर को भी बदल करके शायद वो रोमांटिक चॉकलेटी हीरो से मे बी एक्शन हीरो बन गए। यस, या मे बी वो पुलिस वाला रोल प्ले करने लगे, या कुछ लोग तो फादर वाला रोल भी प्ले करने लगे हैं। तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया नए ग्रोथ के लिए। बस एग्जैक्टली वैसे एज ए इंडिविजुअल, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमें भी हमारे स्किल सेट को, हैबिट्स को, विचारों को कांस्टेंट अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। कभी कभार मैंने देखा है थोड़ी सी सफलता लोगों को कंफर्ट जोन में लेके जाती है, आलस में लेके जाती है, और वहीं पर हमें वापस अपने आप को बाहर निकालना है इस माइंडसेट के साथ कि जब हम ग्रो करेंगे तो हम अकेले ग्रो नहीं हो रहे। अगर हमें अपनी लाइफ में गाड़ी बंगला मिल गया है तो वहां अटकना नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ में दूसरे और 10, 50, 100 लोगों की ग्रोथ जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें ग्रो होना है। तो पहला चेंज अपने अंदर का है, और दूसरा चेंज जो हमें लाना है वो है बड़ी सोच। जी। अब बड़ी सोच इसीलिए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रास्ते हर मंजिल तक पहुंचने के लिए अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप नई मंजिल और बड़ी मंजिल के बारे में सोचोगे ही नहीं, तब तक नया रास्ता भी तो नहीं दिखेगा। जैसे कि कोविड आया, बहुत तकलीफ लेकर आया, लेकिन उसमें से एक सीख भी हम सभी को मिली कि भाई वायरस का कोई उपाय नहीं था, मगर कहीं ना कहीं रिसर्च हुआ क्योंकि नेसेसिटी थी जी। और रास्ते निकल आए। तो एग्जैक्टली वैसे जब इंसान डिसाइड करेगा कि अब मुझे 10 करोड़ पे जाना है, 100 करोड़ पे जाना है, तभी तो उसके रास्ते मिलेंगे ना। लेकिन बड़ा सोच नहीं है, बड़ा गोल नहीं है, तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? दैट्स ग्रेट सर, सुपर। अगर सोच को थोड़ा डेवलप करना है, स्किल्स को सीखना है, स्नेह सर कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं तो अपने सेमिनार्स के माध्यम से लोगों को जो भी कोशिश करता हूँ बताने की, मगर मुझे लगता है सबसे बड़ा लर्निंग जो आप यहाँ पर पॉडकास्ट ले रहे हैं सर, लोग अच्छे अच्छे पॉडकास्ट को सुने, पहला ये, और दूसरा किताबें पढ़ें। उसका कारण बहुत सिंपल है, आप अपने तजुर्बे से सीखोगे तो 20-25 साल लग जाएंगे। आप जिनको यहाँ इस कुर्सी पर बिठा रहे हैं वो सारे कहीं तो 10, 20, 25 साल के तजुर्बे वाले हैं अपने अपने सेक्टर में, और आप उनके अंदर से 45 मिनट के अंदर वो सारा निचोड़ 20 साल का निकाल लेते हैं। तो ऑडियंस को 45 मिनट में 20 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक किताब जिसने लिखी है वो भी तो 10-15 साल उस फील्ड में दे चुका है, तभी जा करके उसने किताब लिखी। और अगर आपको वो 400 रुपये दे करके 1 हफ्ते पढ़ करके 20 साल का तजुर्बा मिले, तो इससे बेहतर सौदा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि चैट विद सुरेंद्र वत्स का इंटरव्यू देखते रहो और स्नेह सर जैसे बड़े बड़े लीडर्स को सुनते रहो और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहो, तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहेंगे। बिल्कुल। स्नेह सर, मेरा इस चीज़ में बहुत बिलीव है, जब हम कोई भी चीज़ की शुरू, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये चैनल शुरू किया, क्या सोच थी, क्या इसके पीछे मकसद था। तो मैं ये पाता हूँ कई सारी चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं, मैं इंटरव्यूज़ देखने में और लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। रजत शर्मा जी का जो शो आता है आपकी अदालत, वो शायद ही मैंने कोई मिस किया होगा, और मतलब बचपन से देख रहा हूँ मैं उसको। और यूट्यूब पे भी मैं अगर कुछ देखता हूँ ज़्यादा तो इंटरव्यूज़ ही देखता हूँ। उसमें जो सीखने को मिलता है वो एक अल्टीमेट चीज़ रहती है। सो मेरा भी लर्निंग सोर्स सबसे बड़ा वही है। और दूसरे आप जैसे जो बड़े ट्रेनर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को इम्पेक्ट किया है, उनसे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है रूबरू मिलने की, सेमिनार अटेंड करने की, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। स्नेह सर को तो मैंने बताया था, 2010-11 में जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ सीखना है। छोटे शहर से बड़े शहर में आया था, तो मैंने ढूंढा कहाँ से क्या सीखा जाता है। तो मुझे मालूम चला कि स्नेह सर का खालसा कॉलेज में एक सेमिनार रहता था जी। तो उसमें मैं गया और बहुत कुछ सीखा, कुछ किताबें मैं लेके आया, उनको मैंने पढ़ा। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ स्नेह सर। मेरे को लोग सफल मान रहे हैं, आई डोंट नो मैं कितना सफल हूँ, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। थैंक यू सो मच। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट लाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे आपका ये बड़प्पन है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सफल बनाया है अपने इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सर। वो कहीं ना कहीं आपसे ही आई हुई चीज़ें हैं, आगे से देने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि लोग गोल्स भी बना लेते हैं, सोचते भी कि चलो यार ये करूँगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं चीज़ें। क्या स्टेप्स हैं, कैसे एक्शन करें? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। प्लीज़ सर। जब 17 की उम्र पे गोल तो सेट कर लिए और जब लोग सुनते हैं कि भाई आपने 2 साल में मर्सिडीज़ खरीद लिया कुछ भी, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। पहले 2 साल सर मेरे करियर के 365 दिनों में से 350 दिन मैं स्टेज पर रहा था। अच्छा, इतना मतलब पब्लिक को एड्रेस किया आपने, इतने सेमिनार्स मीटिंग्स लिए? तो अगर मेरा बर्थडे भी है या दिवाली भी है तो भी मैं स्टेज पर हूँ। क्या बात है। मुझे याद नहीं है कि उस 2 साल में 3 साल में मैं कभी बीमार भी हुआ था, या अगर हुआ भी तो उसमें मैंने ब्रेक लिया हूँ। तो मेरा ही मानना है कि जब आप फर्म हो जाते हैं, एक जिद उठा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, कब तक मैं अपने आप को और अपने परिवार को इस स्ट्रगल में और दुख में रखना चाहता हूं। मेरा जो बड़ा सपना है, अगर मुझे उसे पूरा करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है सर, सफलता की जो सीढ़ियां ना, नीचे बहुत सारे लोग हैं, सबका सपना है टॉप पर पहुंच जाए, बट टॉप पर पहुंचने के लिए जो दर्द उठाना है वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। और मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट जो मुझे मेरे एक मेंटोर ने दिया था कि अगर 2 डिसीजन है आपके सामने, तो वो वाला चुनना जिसमें दर्द मिलने वाला है और कंफर्ट वाला छोड़ देना। और वो चीज़ कुछ ऐसे बैठी है कि जहां पर अगर मेरे पास ऑप्शन है कि अगर यार एक वेब सीरीज देख के अभी मैं रिलैक्स हो सकता हूँ रात को, और दूसरा ऑप्शन है कि नींद नहीं आ रही तो एक किताब पढ़ सकता हूँ, तो ज़्यादा दर्द वाला ऑप्शन कौन सा और कंफर्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? वो कंफर्ट अभी सुख देगा और फ्यूचर में दुख देगा, और वो अभी जो पेन उठा रहा हो वो फ्यूचर में सुख देने वाला है। बस वो चुनाव करना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, आराम से उठना कंफर्ट है, जल्दी उठ करके काम शुरू कर लेना थोड़ा दर्द देता है, बट वही है जो आपकी तरक्की करवाता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये साइकोलॉजी हम अपने अंदर बैठा लेते हैं कि दर्द उठाने के लिए तैयार होना है, तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भगवत गीता में कर्म योग में बहुत ब्यूटीफुल बातें बताई है, जिसमें से एक लर्निंग मैंने पाया था और वो ये था कि आराम करने से थकान लगती है, काम करने से तो एनर्जी बढ़ती है। क्या बात है। और इसलिए आज भी सर एवरेज 14 से 16 घंटे का मेरा वर्किंग रहता है। पॉडकास्ट से पहले हम कल के दिन की बात कर रहे थे आपके साथ, जी। और कल रात को भी 4 साढ़े 4 घंटे की मेरी नींद हुई है और यहाँ पर मैं हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इतना सब कुछ लोगों से मिल करके, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आसपास से, इतना सब कुछ करने के लिए है, तो आराम तो कर लेंगे। जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तब आराम ही करना है, राइट। तो ये जो मौका मिला है उसे मिस नहीं करना है। तो जब एक्शन लेने की बात हो रही है तो बस मैं चाहता हूँ लोग अपना माइंडसेट बना ले, एक विल पावर पेन उठाने का। भाई बॉडी तो सबको बना लेनी है, बट जिम में जाओगे तो दर्द उठाना ही पड़ेगा, और वो दर्द का जब आप आनंद लेना शुरू कर देंगे तो बड़ा कमाल होने वाला है। ग्रेट सर। मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर दूं। Please. अभिषेक बच्चन जी आए थे हमारे प्रोग्राम्स में, काफ़ी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो स्टेज पर तो अच्छी बातें हो जाती है, लेकिन ऑफ स्टेज एक बात हुई थी जिसमें अभिषेक जी ने कहा था कि जब बोले बॉस्टन से मैं पढ़ाई करके वापस आया क्योंकि मेरे पिताजी को कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आए थे जी, तो बच्चन साहब को तब जो एक वक्त आया, उस दौरान भी वो देखे थे कि रात को 2:30 बजे तक वो अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और सुबह 4:30 बजे जिम के लिए जा रहे हैं। तब बच्चन साहब की उम्र 60 के आसपास होगी जी। और जब अभिषेक ने पूछा कि बट डैड आपके पास अभी तो कोई काम नहीं है, फिल्में नहीं है, आप क्या कर रहे हैं और अभी जिम जाने की क्या ज़रूरत है इस उम्र पर भी और जब काम नहीं है? तब उन्होंने कहा था कि बेटा आज काम नहीं है, बट जब भी ईश्वर काम लेकर आएगा तो उसके लिए मुझे तैयार तो रहना है ना। तो वो विल पावर, वो पेन उठाने की शक्ति, यही है जो इंसान को एक्शन की ओर लेकर जाएगी और कंटिन्यूसली एक्शन देने में हेल्प करेगी। दैट्स ग्रेट सर। मेरा अपना तजुर्बा ये है, मैं जो नज़दीक में मेरे लोग रहते हैं बहुत क्लोज, में उनको कई बार ये बोलता भी हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सही क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास में 2 चॉइसेस हैं कि एक तो मॉर्निंग वॉक कर लें, दोस्तों के साथ में गप्पे मार लें, दूसरा चॉइस ये है कि यार जिम भी है हम जिम कर लें,
तो वो दोस्तों के साथ घूमना, गप्पे मारना और ये महसूस करना कि हाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज कर ली है, तो वो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि अगर आप जिम कर लें या कुछ योगा कर लें, कुछ उस प्रकार की चीज़ कर लें। सेम वे खाने पीने में, मतलब जंक फूड अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा वो है क्या? तो वो सेम वे में एक्शन को लेके भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या अच्छा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही स्नेह सर कि शुरुआत में आप 350 दिन स्टेज पे रहे। जब मैं सक्सेस हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, तो मेरा एक ऑडियो आया था सर 2005 में, उसका नाम था 45 साल या 5 साल। उसमें मैंने ये बात किया था कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहिए स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप 5 साल सब कुछ भूल जाओ, फोकस्ड रह के काम करो। 5 साल में आप वो अचीव कर लेंगे जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और जॉब में आदमी 45 साल में पूरा नहीं कर पाता है। और हर व्यक्ति की यही कहानी है स्नेह सर, जिसने कुछ अचीव किया ज़िंदगी में। मेरे जो पहले 5 साल थे, उन 5 सालों में मैं 30 दिन में से 28 दिन घर से बाहर रहता था। क्या बात है। और जेब में पैसा नहीं था। जर्नल कंपार्टमेंट में ट्रेन में 24-36 घंटे की ट्रैवल करता था। पेटीएम नहीं था, क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे। 10 दिन का टूर है तो बैलेंस बनाना पड़ता था कि यार एक टाइम ही खाना खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ घर जाने के पैसे नहीं बचेंगे। तो लेकिन 5 साल के बाद में सारी चीज़ें बदल गई सर, सब कुछ चेंज हो गया। और मेरा अपना मानना है, हम कोई भी काम करें, कोई भी हमारी लाइन है, 4-5 साल अगर आपने सब कुछ भूल के उस पर लगा दिया, तो शायद फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्री करते हैं आप सर? 100% सर, 100%। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर मैं, और ये प्रश्न है मेरी तरफ से ही है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पेशली यूथ को जब देखता हूँ तो वो डिस्ट्रैक्टेड है। इतनी सारी चीज़ें हैं आज की दुनिया में, इंफॉर्मेटिव एज में हम लोग रह रहे हैं, इतनी सारी सूचनाएं हैं, चीज़ें हैं, एक जगह वो टिक नहीं पाता है। फोकस्ड कैसे करें, जो आज काम कर रहा है उसमें कैसे टिके रहें? अगर मैं पूछूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप किस काम के लिए जानते हैं, तो सभी कहेंगे फुटबॉल। मैं पूछूं सचिन तेंदुलकर, तो सभी कहेंगे क्रिकेट। सदगुरु जी तो बोले स्पिरिचुअलिटी। अब आप इन्हें, सदगुरु जी जो है वो अच्छा खाना बनाना भी जानते हैं, कभी कभार वीडियो भी रखते हैं उस चीज़ के, अच्छा बाइकिंग भी कर लेते हैं, उसके भी वीडियो है, बट आप उसके लिए उनको जानते नहीं है। उनकी पहचान आप स्पिरिचुअल गुरु के रूप में ही जानते हैं। तो सभी लोग मल्टी टैलेंटेड और मल्टी चीज़ें भी कर रहे हैं, बट वो जाने जाते हैं एक चीज़ के लिए। तो एग्जैक्टली वैसे सर आपका जो सवाल है उसका जवाब भी यही है कि भाई आप पहले ये डिसाइड कर लो कि व्हाट इज योर वन थिंग। आपका वो एक कार्य क्या होगा जिसके लिए दुनिया आपको जानेगी। जैसे आज हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं, तो कोई उनको अब ये याद नहीं करता लॉयर अच्छे थे या एडवोकेट अच्छे थे, तो उन्होंने अपनी वन थिंग को बना लिया अभी देश की आज़ादी। वेरी ट्रू। तो एग्जैक्टली वैसे आपने जो आगे बात कही कि आप 5 साल देने के लिए तैयार हैं, वैसे ही 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो एक कौन सा काम है जिसको आप अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, और तभी जाकर के आप फोकस्ड रहेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छे बिजनेसेस आएंगे, लोग आपको दूसरी 4 बातें बताने के लिए भी आएंगे, बट वो आपको एक जिद उठानी पड़ेगी। जैसे माइकल फेल्प्स जिन्होंने ओलंपिक्स में इतने सारे गोल्ड मेडल जीते कि 150 देश मिलकर के उतने गोल्ड मेडल नहीं जीता जो वो अकेला इंसान जीत कर आया। और जब 26 साल की उम्र पे उनके रिटायरमेंट अनाउंस किया और मीडिया वालों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब मैं पानी के बाहर की दुनिया भी देखूंगा। मतलब कि कितने बरसों से दिन के 12 से 16 घंटे हर दिन पानी के अंदर प्रैक्टिस करने में उस इंसान ने बता दिए, और इसीलिए 26 साल की उम्र तक वो इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो अगर फोकस्ड रहना है तो पहले अपना वन थिंग डिसाइड कर लो। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई है, एक कंपनी का चुनाव कर लिया, राइट, तो अभी आप कंफ्यूज होके बोले अब मैं ABC कंपनी में भी चले जाऊं, XYZ कंपनी में भी चले जाऊं, यहां से वो अच्छा बिजनेस प्लान मिल रहा है, यहां से अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, इसका बोनस अच्छा आ रहा है, उधर मेरा दोस्त जुड़ गया है, वहां का टीम का ऑफर और पोजीशन अच्छा मिल रहा है। कोई मतलब नहीं है। जो लोग हर 6 महीने और 2 साल पे जंप कर रहे हैं ना सर, वो कहीं नहीं पहुंच रहे। वेरी ट्रू सर।
फोकस्ड रहने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लोगों को दिमाग में रखना है कि कोई भी करियर में आप पहले 80% टाइम में 20% पैसा बनाओगे और पीछे के 20% टाइम में आप 80% पैसा बनाओगे। ग्रेट। तो जब तक आपका वक्त आ रहा है पीछे के 20% का, जिसमें 80% पैसा बनने वाला है, आप उसी से पहले जंप कर लोगे तो आप सारा लॉस करोगे। तो आपने जो क्रिएट करा है उसे कंटिन्यू करो, फोकस्ड रहो, लगे रहो, उसे लिख करके सामने लगा दो कि व्हाट इज योर वन थिंग, और उसमें आपका सबसे बड़ा गोल क्या है आने वाले 5 और 10 साल का, और बस उसी में लगे रहना है। क्योंकि कोई भी सेक्टर, बिजनेस और फील्ड में बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, लगे रहना पड़ता है। बच्चन साहब इतने बरसों से लगे रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियली मिला है। बड़ी फिल्में करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, लगे रहने से बड़ा बनता है। आप भी इतने बरसों से चैनल को डेडिकेशन के साथ इतनी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं सर, और जितने हम बरस अपने अपने जोन में, फील्ड में फोकस्ड रह के देंगे, उतना हम वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे ही करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। और सुनिए सर, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारा एनुअल जो फंक्शन रहता है चैट विद सुरेंद्र वत्स का, उसको हम फ्रेंड्स मीट के नाम से हम लोग करते हैं सर, ताकि जितने भी हमारे मित्र हैं जो आप जैसे लीडर्स को ट्रेनर्स को पर्दे पे देखते हैं, तो उनको फिज़िकली वो देख सकें जी। और हमारे पास थोड़ी सी दुविधा ये रहती है कि हमने अभी तक लगभग 260 इंटरव्यू किए हैं, तो सबको बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और हमने आपको सेलेक्ट किया और आपने हाँ भरी सर, उसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो एक बार मैं सबके सामने भी आपको आमंत्रित करता हूँ फ्रेंड्स मीट में। और स्नेह सर से अगर आप मिलना चाहते हैं, फिज़िकली देखना चाहते हैं, स्नेह सर की एनर्जी, स्नेह सर का ऑरा महसूस करना चाहते हैं, वाइब्स को महसूस करना चाहते हैं, तो आप आइए। फ्रेंड्स मीट 10 फरवरी तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। और स्नेह सर क्या बताने वाले हैं उस दिन आप? उस दिन इतने सारे जो लोग आएंगे, मुझे लगता है कि सभी ग्रोथ चाहते हैं सर। सभी अपने जीवन में जहां है वहां से 10 गुना आगे बढ़ना चाहते हैं सर। तो उसी पर हम बात करेंगे कि भी आप अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपका मनी का गोल है सर, क्योंकि अल्टीमेटली एक वेल्थ का गोल सभी का सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का अपने और अपने परिवार के लिए। ट्रू। तो वो कैसे मनी का गोल अचीव किया जाए उसके ऊपर हम बात करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से इतना समय निकालने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे स्नेह देसाई जी, 12 बिजनेसेस चलाते हैं और हिंदुस्तान में लाखों लोगों की ज़िंदगी में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मेरे जैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका योगदान रहा। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू, ये कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और स्नेह सर ने जैसे बोला, 10 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में स्नेह सर हमें दोबारा मिलने वाले हैं। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अपना टिकट नहीं लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग डाल रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम जब तक इंटरव्यू आएगा रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।